दोस्तों 9 फरवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल है, हरियाणा की कैबिनेट ने नोट दे दिया है एंटी कन्वर्जन बिल को। तो ये क्या है, इसको देखेंगे। एवरेस्ट का जो हाईएस्ट ग्लेशियर है, साउथ कॉल ग्लेशियर, वो तेजी से पिघल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु की असेंबली ने फिर से नीट बिल को पास करके गवर्नर आर.एन. रवि के पास भेज दिया है, ये मैंने आज के एडिटोरियल में बताया, इसको देखेंगे। दुनिया भर की कंपनीज जो कि पाकिस्तान में ऑपरेशन करती हैं और जिन्होंने कश्मीर रिलेटेड पोस्ट कर दिया है, वो इंडिया से माफी मांग रही हैं। ओवरऑल इंडिया ने इस मैटर को बहुत सीरियस लिया है, इसको देखेंगे। इस हिजाब वाले इंसिडेंट को लेके पूरे इंडिया में वायलेंस हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। श्रीलंका अपना खुद का वर्जन लॉन्च करेगा आधार कार्ड का, और इसके लिए इंडिया श्रीलंका की मदद करेगा। इस रिस्पेक्ट में एक न्यूज है, इसको देखेंगे। फिर दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की बात हो रही है। यूएस अपना बना रहा है, चाइना तो है ही मास्टर, ताइवान वगैरह। इंडिया भी ओवरऑल सेमीकंडक्टर मिशन को शुरू कर रहा है। तो इस बीच में यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हम भी क्यों पीछे छूटे हैं, हम भी चिप्स को डेवलप करेंगे। तो इनका जो नया प्लान है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर कांछोत फेस्टिवल के बारे में यहाँ पे एक न्यूज है, इसके बारे में देखेंगे। तो इतनी न्यूज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, तो वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, और ओवरऑल इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करने की कोशिश करें। पहला वर्ड ऑफ द डे, प्रोसेलिटाइज। क्या होता है प्रोसेलिटाइज? मतलब कि अटेम्प्ट करना कि आप किसी का धर्म परिवर्तन कर सको या उसके बिलीफ या ओपिनियन का कन्वर्जन कर सको। जरूरी नहीं है कि धर्म परिवर्तन को ही प्रोसेलिटाइज कहा जाए। अगर आप किसी को कन्विंस करके उसकी सोच को बदल दो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मार्क्सवादी सोच है, इसको बदल के आप कह लो कि कैपिटलिस्टिक सोच में कन्वर्ट कर दिया आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को, तो इसको भी प्रोसेलिटाइज करना ही कहा जाएगा। तो देखिए इसका शब्द में क्या मतलब है, ये सेंटेंसेस में, द प्रोग्राम डिड हैव अ ट्रेमेंडस इवेंजेलिकल इफेक्ट प्रोसेलिटाइजिंग मेनी। मतलब ओवरऑल आपने कुछ ऐसा किया जिससे ओवरऑल दूसरे का सोचने का नजरिया बदल गया, उसका ओपिनियन बदल गया, बिलीफ बदल गया, या उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। समझ गए बात को? तो मान लो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन था जो कि वुमेन की तरफ बहुत हार्ड स्टांस लगता था कि वुमेन को राइट्स नहीं मिलने चाहिए, लेकिन उसको कुछ इस प्रकार से समझाया गया कि अब वो वुमेन राइट्स के फेवर में आ गया, तो इसको भी आप प्रोसेलिटाइज ही बोलोगे। ओके, चलिए पहले न्यूज पे चलते हैं। हरियाणा कैबिनेट नॉट फॉर एंटी कन्वर्जन बिल। तो ये जो ड्राफ्ट था हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022 का, इसको हरियाणा कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल यहां पे मिल गया है। और इस पर्टिकुलर लॉ में अब रिलीजियस कन्वर्जन को टोटली प्रोहिबिट कर दिया गया। वो रिलीजियस कन्वर्जन जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जबरदस्ती फोर्स के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, कोअर्शन के थ्रू, एल्योरमेंट मतलब झांसा दे के कन्वर्ट करना, इस प्रकार के फ्रॉडुलेंट मींस से अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन का धर्म परिवर्तन कर दिया है, तो उस रिस्पेक्ट में यहां पे नियम कानून बनाए गए हैं। और कोई अगर सिर्फ शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो यहां पे भी नियम कानून है। देखिए ये बिल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल को ये फ्रीडम देता है कि उसके पास फंडामेंटल राइट है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन। सही बात है, ये इंडिविजुअल राइट्स हैं, लेकिन इस इंडिविजुअल राइट्स को आप कलेक्टिव सेंस में एक्सरसाइज करके प्रोसेलिटाइज नहीं कर सकते। तो मतलब आपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, प्रोपोगेशन को इस्तेमाल करके आप बड़ी कह लो क्वांटिटी में लोगों को इन्फ्लुएंस दे रहे हो, झांसा दे रहे हो, नौकरियों और पैसे के प्रॉमिस पे उनको दूसरा धर्म ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे हो। तो इस प्रकार के मास और इंडिविजुअल कन्वर्जन्स के केसेस निकल के आए इंडिया के अंदर। इंडिया एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, बट कोई धर्म अगर अपने धार्मिक फॉलोवर्स का नंबर को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से कन्वर्जन करेगा, तो उसको लॉफुल नहीं माना जाएगा। यहां पे ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्यूडो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एजेंडा होता है कि वो अपने धर्म के नंबर्स को बढ़ाने के लिए एल्योरमेंट देके और अनड्यू इन्फ्लुएंस देके लोगों का धार्मिक परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, और उस चीज को यहां पे रोका जा रहा है। कई बार क्या होता है कि एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म की लड़की से शादी करता है, क्यों? ताकि वो चाहता है कि वो उस पर्टिकुलर धर्म की लड़की को अपने धर्म में ले आए। या कोई एक लड़की दूसरे धर्म के लड़के से शादी करती है और फिर उस लड़की के माँ बाप कंडीशन रख देते हैं उस लड़के के ऊपर कि नहीं, तुम हमारे धर्म में आओगे तभी ये शादी हो पाएगी। कभी कभी तो क्या होता है कि शादी हुई ए और बी के बीच में, और ए ने अपना धर्म छुपा के बी से शादी की, और शादी के बाद ए ने बताया कि मेरा तो ये धर्म है, अब बी को ए के धर्म में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को रोकने के लिए ही ये नियम कानून यहां पे लेके आया गया है, ऐसा इनकी हरियाणा की सरकार बोल रही है। ये जो हरियाणा वाला बिल है,
इसमें अगर एक माइनर का वुमेन का शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का कन्वर्जन किया गया है किसी गलत तरीके से, तो और खतरनाक यहां पे आप कह लो सजा दी जाएगी। और ये जो सजा है ये इस बेसिस पे दी जाएगी कि आपने धर्म परिवर्तन, मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, थ्रेट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्शन या एल्योरमेंट के आधार पर किया हो। अगर कोई पर्टिकुलर शादी चीजों को छुपा के की गई है, मतलब किसी ए और बी ने शादी की और ए ने अपना धर्म छुपाया या बी ने धर्म छुपाया और शादी के बाद धर्म पता चल रहा है और दूसरे पार्टी को धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो ऐसे केस में इमीडिएटली वो जो मैरिज है ना वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो अगर कंसीलमेंट ऑफ रिलीजन है, रिलीजन छुपा के शादी की गई है, तो शादी के बाद तुरंत वो शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। ओके, तो ये सब चीजें यहां पे बताई गई। और ओवरऑल इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर भी लिखा गया है कि अगर कन्वर्जन हुआ है तो वो कन्वर्जन फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं है, इस बात को उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा जिसने कन्वर्जन करवाया है। जिसका हुआ है उसे प्रूव नहीं करना है, जिसने करवाया है उसे प्रूव करना है। एंटी कन्वर्जन लॉ की बात की जाए तो देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 25 के अंदर फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन, मतलब आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन यहां पे लॉ क्या बोल रहा है कि आप अपने रिलीजियस फ्रीडम का इस्तेमाल गलत तरीके से दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं कर सकते। ये लॉ यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि ये लॉ राज्य की सरकारें क्यों पास हो रही हैं? क्योंकि 2015 में यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ऑलरेडी पार्लियामेंट ने बता चुकी है कि एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन पास करने की ताकत पार्लियामेंट के पास नहीं है, ये राज्य की सरकारें पास कर सकती हैं। इसलिए आप देखो कि अलग अलग राज्य की सरकारें एंटी कन्वर्जन बिल पास कर रही हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। और ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड पता है कब से तेज हुआ है? हरियाणा के अंदर एक पागल लड़के ने एक लड़की को खुलेआम गोली मार दी थी। वजह क्या थी कि वो लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी, तो वो उसकी जबरदस्ती पीछे पड़ रहा था, लड़की मान नहीं रही थी, तो उसने उसको आके गोली मार दी यहां पे। उसके बाद से ये जो फोर्स्ड मैरिज वाला जो सीन है और ओवरऑल धर्म परिवर्तन कराने वाला सीन है, ये आग पकड़ गया है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है पोस्ट ऑन कश्मीर अनएक्सेप्टेबल। सरकार ऐसा बोली। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट जो निकले हैं कश्मीर की फ्रीडम को लेकर पाकिस्तान के अंदर, इसके अगेंस्ट स्ट्रांग प्रोटेस्ट दिखाया है। हुंडई को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हुंडई का जो पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है उसने यहां पे ट्वीट कर दिया। क्या ट्वीट कर दिया? कि भाई हम कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को सपोर्ट करते हैं। अब भाई जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर हुंडई की 8,000 कारें बिकती है, इंडिया के अंदर 5 लाख 5,000, तो इस रिस्पेक्ट में फिर हुंडई की हेडक्वार्टर से माफी आई। कुछ ऐसा ही आप कह लो ट्वीट केएफसी की तरफ से आ गया था। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे पिज्जा हट है, जापानीज कंपनी ओसाका बैटरी, एटलस होंडा। तो ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है केवल इंडिया में ऑपरेट नहीं करती, पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती हैं। हालांकि पाकिस्तान में उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिकते नहीं है, चिल्लरी बिक रही होती है इनकी। अब बहुत नेचुरल है कि पाकिस्तान के अंदर जो मार्केटिंग टीम बैठी होगी वो पाकिस्तानी होगी, तो उन्होंने ये पोस्ट निकाल दिए। हेडक्वार्टर जो इन कंपनीज का यूएस या फिर साउथ कोरिया जैसी कंपनीज में, कंट्रीज में, वहां पे बाद में पता चला। तो जब इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट गया तब ऑटोमेटिकली ही ये जो कंपनीज हैं वो यहां पे माफी इशू करने लगी। 2 कंपनीज अब तक सीधे सीधे माफी मांग चुकी हैं। हुंडई माफी मांग चुकी है, केएफसी यहां पे माफी मांग चुकी है। और इन कंपनीज ने साफ साफ बोला है कि हमारा उन इंडिपेंडेंटली ओन डिस्ट्रीब्यूटर से कोई लेना देना नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के इस प्रकार की मार्केटिंग कर रहे हैं। ओके, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन तक ने यह तक बोल दिया कि सच कम्युनिकेशन फ्रॉम अवर डीलर्स और बिजनेस एसोसिएट्स ऑन दीज टॉपिक्स रिप्रेजेंट्स नाइदर अवर कंपनी पोजीशन नॉर ऑथराइज्ड बसेस। मतलब इनका ये बोलना है कि भाई हम तो अपनी कंट्री में बैठे हैं, पाकिस्तान में जो लोकल मार्केटिंग टीम बैठी है वो इस प्रकार के पोस्ट कर देती है, बाद में हमको पता चलता है, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। समझ गए? इसके लिए जो साउथ कोरिया के आप कह लो फाइनेंस, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चुंग इंगोंग, इनसे हमारे जयशंकर साहब ने बात की। फिर हमारे जो साउथ कोरिया के अंदर एम्बेसडर है उन्होंने इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स के इंडिविजुअल्स को समन कर लिया और बोला कि तुम ये सब कैसे कर रहे हो। तो कुल मिला के एक बड़ा जबरदस्त रिस्पांस गया इंडिया की तरफ से। ऑटोमेटिकली सारे पोस्ट बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक औकात यहां पे अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे क्या है? कश्मीर सॉलिडेरिटी डे एक नेशनल हॉलिडे है जो कि पाकिस्तान में मनाया जाता है 5 फरवरी को। तो ये पाकिस्तान का सपोर्ट दिखाता है कश्मीर में जो लोग इंडिया से अलग होना चाहते हैं उनके रिस्पेक्ट में। ये दिखाता है कि कश्मीर के सेपरेटिस्ट इंडिया से अलग होना चाहते हैं, वो उसके लिए जान दे रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान इन कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। इस कश्मीर डे को पहली बार काजी हुसैन अहमद ऑफ जमात इस्लामी ने प्रपोज किया था 1990 में, उसको सपोर्ट किया था नवाब शरीफ में। और ये जो 5 फरवरी को याद करने वाला हिसाब है ये 2004 से शुरू हुआ है। ठीक है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है
कि तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से बिल को अडॉप्ट कर लिया है नीट के अगेंस्ट। तमिलनाडु असेंबली का एक स्पेशल सेशन हुआ और उन्होंने नीट बिल को यूनानिमसली यहां पे अडॉप्ट कर लिया और फिर से यहां पे गवर्नर आर एन रवि के पास भेज दिया। गवर्नर आर एन रवि के पास बिल पहले भी गया था। देखिए, जो ओरिजिनल बिल था वो 13 सितंबर को पास हुआ था तमिलनाडु की असेंबली के द्वारा। नाम क्या था इसका? तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज बिल 2021। इस पर्टिकुलर बिल को जब पास किया गया था उस समय पे तमिलनाडु के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित। बताओ अभी ये कहां के गवर्नर हैं? 18 सितंबर को मिस्टर आर एन रावी बन गए तमिलनाडु के गवर्नर और तमिलनाडु के गवर्नर ने सितंबर से लेकर ऑलमोस्ट फरवरी तक बिल को पेंडिंग रखा और फिर वापस भेजा किसके पास? तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। इसके बारे में मैंने आज के एडिटोरियल में बात की। अब जब स्पेशल असेंबली सेशन के थ्रू फिर से इस बिल को पास कराया गया तब चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन साहब यहां पे क्या बोले? देखो इस वर्ड्स को ध्यान से सुनना। We have not gathered here only for discussing NEET. We have gathered here to protect the integrity and rights of Tamil Nadu legislature. The philosophy of cooperative federalism is to protect many communities, languages and culture. We have gathered here to protect cooperative federalism. इनका क्या कहना है कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी नियम कानून बनाने की ताकत को यहां पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ नीट के बारे में बात नहीं कर रहे। मतलब ओवरऑल एक प्रकार की झड़प सी हो गई है राज्य की सरकार के बीच में, केंद्र की सरकार के बीच में। हालांकि ओपनली यहां पे इस लॉ को वायलेट करना तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अपना स्टैंस नीट के फेवर में दे चुका है। तमिलनाडु की सरकार क्या चाहती है कि नीट के बेसिस पे मेडिकल एडमिशंस ना हो, तमिलनाडु के अंदर 12वीं कक्षा के रिजल्ट के बेसिस पे नीट के एडमिशंस हो। ठीक है भाई, ये चीज है। हालांकि इस प्रकार का बिल फरवरी 2017 में भी AIADMK ने लाके आया था, लेकिन रामनाथ कोविंद साहब ने उसको अपनी एसेंट नहीं दी थी। अब फिर से भले ही तमिलनाडु के लेजिस्लेचर ने बिल भेज दिया किसके पास? गवर्नर के पास। ये बिल गवर्नर से प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट फिर से इस पे एसेंट नहीं देगा, क्योंकि ये बिल सेंट्रल लॉ के प्रोविजंस को वायलेट करता है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और एजुकेशन में न्यूज आपको काम आएगी। फिर कर्नाटका के अंदर भाई वायलेंस बढ़ता जा रहा है ड्रेस कोड को लेकर। पता ही होगा आपको, कर्नाटका की सरकार एक ड्रेस कोड ले आई और उस ड्रेस कोड में साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेजेस हो, यहां पे जो लोग भी कपड़े पहन के आएंगे वो कपड़े सेक्युलर होने चाहिए, उससे किसी धर्म का प्रोपोगेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है कर्नाटका के अंदर हिजाब पहनने की वजह से फिर हुआ यह कि हिंदू धर्म के जो कुछ बच्चे थे उन्होंने सैफरॉन शॉल्स पहननी शुरू कर दी। पूरा मैटर बहुत कम्युनल होने लगा, ओवरऑल बहुत ज्यादा मैटर को पॉलिटिसाइज किया जाने लगा और अब तो वायलेंस भी शुरू हो गया। शिवमोगा में जो प्रोटेस्ट थे वायलेंस हो गए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू करने पड़े, ओवरऑल स्कूलों को बंद करना पड़ा है। हाई स्कूल कक्षा 9 के और कक्षा 10 के बंद हो गए 3 दिन के लिए, कॉलेजेस स्टेट में बंद हो गए 3 दिन के लिए। ओवरऑल हाई कोर्ट ने यहां पे सुनवाई शुरू की है कि भाई हिजाब हेडस्कार्फ पहुंचा जा सकता है या नहीं पहना जा सकता है। जब मुस्लिम गर्ल्स ये हिजाब पहन के आ रही थी तो कुछ हिंदू लड़के सैफरॉन शॉल्स पहन के आने लगे और ओवरऑल अपने धर्म को ओपनली दुनिया को दिखाने के रिस्पेक्ट में ये सब कुछ यहां पे किया जा रहा है। स्टोन पेल्टिंग होने लगी, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होने लगा, ये सब कुछ यहां पे होने लगा है। अब अगर संविधान की बात की जाए तो क्या बोला जा रहा है यहां पे, तो ये कुछ इंटरप्रिटेशन है जो पिटिशनर्स के फेवर में है। कोर्ट में जब ये केस लड़ा जा रहा है यहां पे ये सब बातें उठाई जा रही हैं। देखिए यहां जो पिटिशनर्स है वो बुर्का पहनने का, या पूरी तरीके से आपने देखा होगा कि मुस्लिम गर्ल्स में क्या होता है कि जब वो बुर्का पहनते हैं तो आगे से एक ब्लैक रंग का आप कह सकते हो कवर होता है जो कि उनके पूरे फेस को ढक लेता है, केवल आंखें खुली हुई होती हैं। तो यहां पे जो पिटिशनर्स है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम बुर्का पहनने का राइट नहीं मांग रहे हैं, हम पूरे वेल का राइट नहीं मान रहे हैं, हम सिर्फ हिजाब पहनने का राइट मान रहे हैं। हिजाब में क्या होता है कि एक क्लॉथ होता है जो कि एक मुस्लिम लेडी अपने सर के चारों तरफ पहनती है। ये इनके यहाँ पे एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बताई गई है और इनका यह बोलना है कि इस पर्टिकुलर हिजाब को पहनने से पब्लिक ऑर्डर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है एंड दिस इज अवर राइट अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये यहां पे इन मुस्लिम गर्ल्स का बोलना है जिन्होंने पिटीशन डाली है कि भाई हमको हिजाब पहनने दिया जाए। लेकिन स्कूल वगैरह और कॉलेजेस का क्या इंस्टेंस है कि भाई देखो आप हिजाब पहन रहे हो तो ये लड़के फिर सैफरॉन शॉल्स पहन के आ रहे हैं, फिर तो ये पढ़ाई लिखाई तो यहां होगी नहीं, ये धर्म की चीजें यहां पे होने लगेंगी। इसलिए कर्नाटका की सरकार ने एक ड्रेस कोड निकाल दिया। तो ओवरऑल हिजाब पहनना is a facet of fundamental right to speech and expression under Article 19 Clause 1 Sub Clause A और ये किसी भी प्रकार से पब्लिक ऑर्डर को वायलेट नहीं करता। क्योंकि हिजाब आप स्कूल के बाहर पहन सकते हो वहां अलाउड है, बट स्कूल के अंदर पहन सकते हो ये नहीं पहन सकते हो, ये कौन सा लॉजिक है। तो इस बेसिस पे अब मैटर हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचेगा। लेट्स सी इसका क्या फाइनल वो निकल के आता है। 5 फरवरी को ही कर्नाटका की सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया था
और बोला था कि ड्रेस कोड है और उस ड्रेस कोड में आप हिजाब नहीं पहन सकते। लेकिन यहां जो पेटिशनर्स है वो कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, जस्टिस पुट्टुस्वामी केस के एथोस को वायलेट करता है। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अपने दिमाग की अंडरस्टैंडिंग से, मैंने जस्टिस पुट्टुस्वामी केस भी आपको समझाया है, ये हिजाब का रो भी मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, बताओ जस्टिस पुट्टुस्वामी केस का और हिजाब रो का कनेक्शन किस प्रकार से, मतलब सीधा सीधा कनेक्शन नहीं है। जो राइट टू प्राइवेसी जस्टिस पुट्टुस्वामी केस में दी गई है उसमें हिजाब का ये जो रो है क्या सेट बैठता है या नहीं सेट बैठता है, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 में न्यूज आपको काम आएगी। एक्चुअली में हिजाब पहना जा सकता है, नहीं पहना जा सकता है, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, ये अब आपको पता चल चुका होगा। फाइनली जुडिशरी ही डिसाइड करेगी, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट प्रॉब्ली सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है लॉस ऑफ आइस इन साउथ कोल ग्लेशियर। देखिए, अगर साउथ कोल ग्लेशियर ना समझ में आ रहा तो मैं पहले आपको बता दूं, यहां पे आपको माउंट एवरेस्ट नजर आ रहा है, यहां पे आपको नुप्से पीस नजर आ रही है, यहां पे लोत्से पीस नजर आ रही है। अब जब आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हो ना तो बीच में एक जगह आती है जिसको बोला जाता है साउथ कोल पॉइंट। देखिए, माउंट एवरेस्ट की पढ़ाई करने में यहां पे आपको माउंट एवरेस्ट की पीक नजर आ रही है, इधर साउथ समिट नजर आ रहा है पीक का। बहुत सारी मूवीज में साउथ समिट दिख जाता है इस तरीके से, यहां तक चल के जाना बड़ा खतरनाक सफर होता है। यहां बालकनी है और यहां 26,000 फीट की ऊंचाई पे है आपका साउथ कोल। तो ये वो साउथ कोल जगह है जहां पे जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो साउथ कोल ग्लेशियर है ये बहुत तेजी से पिघल रहा है ऐसा बोला जा रहा है। इस ग्लेशियर को बनने में 2000 साल लगे, लेकिन ये 80 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहा है, तो कुछ डेकेड्स के अंदर ही ये ग्लेशियर खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलती है एक स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ मेन की, और ये स्टडी नेचर पब्लिकेशन में छपी हुई है। ये जो साउथ कोल पीक है ये आप कह सकते हो कि यहां पे 55 मीटर थिकनेस वाली बर्फ थी। एक्चुअली 55 मीटर की थिकनेस की बर्फ पिछले 25 सालों में यहां पे पिघल चुकी है, मतलब पिघलने का जो रेट है वो 80 गुना तेज है उस रेट से जिस रेट पे ये बर्फ ओवरऑल बनी थी। इस हिसाब से जो साउथ कोल ग्लेशियर है ये अगले कुछ डिकेड्स में पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। हिमालयन ग्लेशियर्स बहुत तेजी से यहां पे मेल्ट कर रहे हैं। इनके मेल्ट करने के चलते हिमालयन फुटहिल्स में बहुत सारी लेक बन गई हैं। ये लेक कभी भी बर्स्ट कर सकती हैं और कभी भी हिमालयन जो फुट हिल्स है वहां पे फ्लड्स आ सकते हैं। और कितने फ्लड्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर ये आप देख ही सकते हो। ये जो ग्लेशियर्स है हिमालयन ग्लेशियर्स, ये दुनिया के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स को फीड करते हैं, जिससे दुनिया की बिलियंस ऑफ 100 करोड़ लोगों को फूड और एनर्जी एक्सेस मिलता है। नेपाल की बात कर लो, भूटान की बात कर लो, इंडिया की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, सेंट्रल एशिया की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, सबको इन माउंटेन सिस्टम से पानी जाता है। फिर फाइनली ये जो साउथ कोल ग्लेशियर है दिस इज बिटवीन माउंट एवरेस्ट एंड लोहत्से। यहां पे बहुत ज्यादा स्नो अक्यूमुलेशन नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत स्पीड से बर्फीली हवाएं यहां पे आके लगती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो बर्फ पिछले 2000 साल में यहां पे जमी है वो 80 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है जम्मू एंड कश्मीर का आपका कांछोत फेस्टिवल। ये क्या बोलता है? देखिए, कसके स्नोफॉल और एक्सट्रीम कोल्ड वेव कंडीशंस हैं आपका जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद भी भादरवाह नाम की जगह के जो लोग हैं वो कांछोत फेस्टिवल मना रहे हैं। ये एंशिएंट नाग कल्चर का पार्ट है। तो अच्छे अपनी कपड़े पहन के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं इंक्लूडिंग वुमेन और खासकर मैरिड वुमेन ये यहाँ पे फास्टिंग करती हैं। ओवरऑल टेम्पल्स में जाके उन्होंने पूजा की और अपने भगवान से मांगा कि भाई पैंडेमिक को जल्दी से खत्म कर दो। इसको हिंदूज मनाते हैं, मेनली नाग फॉलोवर्स। इस दिन ऐसा माना जाता है कि गौरी तृतीया जो हमारे भगवान शिव थे इनकी माता पार्वती जी से शादी हुई थी और ओवरऑल माता पार्वती जी ने भगवान शिव से वेडिंग गिफ्ट में एक थ्रोन स्नो का बना हुआ मांगा था। तो अगर इस फेस्टिवल को बनाते वक्त स्नोफॉल हो रही है तो इसको एक अच्छा साइन माना जाता है, एक अच्छा ओमन माना जाता है। यहाँ पे एक फंक्शन होता है कि जो हिल टॉप है जतनाई विलेज ऑफ चिंचोरा पंचायत का, ये 30 किलोमीटर दूर है भादरवाह से, वहां पे जो वुमेन है वो अपने ब्राइडल कस्ट्यूम्स में तैयार होके आती हैं और ओवरऑल आके पूजा करती हैं। ठीक है भाई। तो उसके बाद पूजा करने के बाद जो वुमेन है वो अपने नेबरहुड में जाके थेल देती हैं। थेल मतलब एक प्रकार का प्रसाद होता है और ये प्रसाद सारे रिलीजन, एज, क्रीड, कास्ट और जेंडर के लोगों को दिया जाता है और इनको जो विशेष मिलती है वो मिलती है सुहागन बहू। मतलब बेसिकली मैरिड वुमेन का भी यहाँ पे एक मेजर रोल है। मैरिड वुमेन सच के आती हैं और अपने हस्बैंड के उसके लिए लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का सीन यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। आपको याद रखिएगा कि कांछोत फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल है, भादरवाह नाम की जगह पे ये मनाया जाता है। अगली न्यूज है इंडिया मदद करेगा श्रीलंका को उनका आधार कार्ड लॉन्च करने में। तो श्रीलंका इंप्लीमेंट करना चाहता है एक यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क और ये यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बनाने में श्रीलंका को मदद करेगा इंडिया।
ठीक है। राजापाक्सा गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क, जल्दी ही इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करेंगे। एक यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, इसमें पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा बायोमेट्रिक डाटा के आधार पर, और कुछ इस प्रकार का सिस्टम बनाया जाएगा कि एक तो फिजिकल डिवाइस होगा कि आदमी अगर सामने से आ गया तो वो अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सके अपने बायोमेट्रिक से। ऑनलाइन साइबर स्पेस में भी इस पर्टिकुलर सिस्टम को इस्तेमाल करके इंसान अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकता है। इसके लिए दिसंबर 2019 में गोटाबाया राजपक्षे जो कि प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में बातचीत हुई थी। इंडिया ऑलरेडी $1.4 बिलियन की मदद कर रहा है श्रीलंका को। फ्यूल की कमी है, फूड की कमी है, मेडिसिन की कमी है श्रीलंका के अंदर, इंडिया ये दे रहा है। और इस बीच में ये जो डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बन रहा है श्रीलंका का, इसमें भी इंडिया यहां पे मदद कर रहा है। ओके, अच्छा, ऐसा नहीं है कि श्रीलंका पहली बार इस प्रकार का डाटाबेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले की जो सरकार थी मथरीपिला श्रीसेन और रानिल विक्रमसिंघे की, जो कि 2015 से 2019 तक ताकत में थे, इन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाने की कोशिश की थी। हालांकि उस समय पे चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी, अब इसको यहां पे इंप्लीमेंट कराया जा रहा है। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है, एशिया के ऊपर अपनी सेमीकंडक्टर डोमिनेंस, सेमीकंडक्टर डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए यूरोपियन यूनियन 43 बिलियन यूरोस का एक प्लान लेके आ रहा है। और इस प्लान के अंदर यूरोपियन यूनियन अपने यहां की कंपनीज को प्रेरित करेंगे कि भाई आप सेमीकंडक्टर्स बनाओ, हम एशिया से सेमीकंडक्टर्स नहीं खरीदना चाहते। अगर देखो तो यूरोप बहुत हद तक अपनी सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट के लिए एशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। एशिया में साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, ठीक है ना, चाइना हो गया, इस प्रकार की कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है यूरोप। तो अब यूरोपियन यूनियन का आंख खुल रही है कि भाई अगर हम सही समय पे एक्ट नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में हम सेमीकंडक्टर के लिए पूरी तरीके से एशिया पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर हमें अमेरिका से मदद मांगनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहां पे एक ईयू चिप्स एक्ट लाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये एक्ट आ जाता है तो 43 बिलियन यूरोस, जो कि हो जाते हैं $49.1 बिलियन, इतनी पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी और यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंपनीज हैं उनको मदद दी जाएगी कि वो यूरोपियन यूनियन के अंदर चिप्स बनाएं। और 2030 तक यूरोपियन यूनियन में जितनी भी चिप्स की डिमांड है, 20% डिमांड डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 43 बिलियन यूरो यूरो को बजट से निकाला जाएगा, यूरोपियन यूनियन के बजट से। अब यूरोपियन यूनियन के बजट से निकाला जाएगा तो कुछ मेंबर स्टेट्स की पब्लिक सब्सिडी कम होगी और उन मेंबर स्टेट्स को प्रॉब्लम होने लगी। जो इंडस्ट्रियल हैवीवेट है जर्मनी, फ्रांस, इटली, वो तो फेवर में होंगे इस लॉ के, लेकिन जो छोटे मोटे स्टेट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कम है, उनको लगेगा कि यार ज्यादा पैसा तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही चला जा रहा है, हमें अच्छा खासा एशिया सस्ते में माल मिल रहा है, तो क्यों नई कंपनी बनाना है। तो नीदरलैंड्स और नॉर्डिक नेशन मोस्ट प्रॉब्ली इस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट का अपोजिशन करेंगे, लेकिन जर्मनी, फ्रांस, इटली इसको सपोर्ट करने वाले हैं। इनका यह बोलना है कि भाई कल की डेट में हम चाइना या यूएसए से एक बड़ा ऑर्डर ले रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स का और उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, उनके दाम पे चीजें खरीद रहे हैं, तो इससे बेटर ये है कि हम अपनी कंपनी को सपोर्ट दे दें और अपनी शर्तों पे चीजें बनाएं और सेल्फ इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस हो जाए। जीएस पेपर 2 में इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में इतना ही कुछ था। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एंड इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।